अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है, हमने साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 उठाया है। इसमें हमने एक तो अटेंशन कंप्लीट किया है, दूसरा डिस्ट्रैक्शन, और इसके आगे जो आज हमें पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन भी हमने ख़त्म किया। आज हमें पढ़ना है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन जो है the way of looking and thinking about things, interpreting the sensory formation। ये जो देखने का तरीका, नजरिया है, या थिंकिंग, सोचने का नजरिया है, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के जानिब ऊपर, इंटरप्रेटिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारे आइज देखते हैं, सो फिर हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हम जब देखते हैं उसके बाद उसको हम परसीव करते हैं, थिंक करते हैं। इट इज़ द ब्रेन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू गिव इट ए मीनिंग। इसके बाद क्या करते हैं हम, हमारा ब्रेन जो जब ये परसीव करता है कोई भी चीज़, उसके बाद वो क्या करता है, इसको एक मीनिंगफुल वे में लेता है, एक मीनिंग देता है, एक ऑर्गेनाइज वे में इसका जो वो परसीव करने के बाद इसकी मीनिंग निकालता है जो भी हम देखते हैं। सो परसेप्शन जो है ये देखने का नजरिया है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है? पहला प्रिंसिपल जो है, फिगर एंड ग्राउंड। फिगर इज द मेन थिंग दैट वी परसीव एंड द रेस्ट ऑल इज ग्राउंड। फिगर इज मोर क्लोज देन द ग्राउंड। इसमें क्या है, जब हम किसी चीज पर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर पेन हमने लिया, ये पेन है, पेन को जब हम परसीव करते हैं, फोकस करते हैं इस पे, सो इसको बोलते हैं फिगर, और बाकी जो इसके अराउंड बचा हुआ है इसको बोलते हैं ग्राउंड। इसके बाद है क्लोजर। क्लोजर हम किसको बोलते हैं? कंप्लीट द फिगर दैट इज इनकम्प्लीट द परसेप्शन कैन बी डिफरेंट लुक लाइक। आपको पता है, अगर हम कोई सर्कल डालते हैं बट उस सर्कल में हम स्पेसेस रखते हैं, जैसे स्पेसेस रखते हैं, और अलग अलग परसेप्शन होती है एक इंसान को दूसरे इंसान में के जानिब। और अगर हम देखेंगे कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से अलग है, सो उनकी परसेप्शन अलग है। एक का परसेप्शन इसके ऊपर अलग होगा, दूसरे का परसेप्शन इसके ऊपर अलग होगा। इसके बाद है कंटिन्यूटी। द कंटिन्यूटी लॉ इज द लाइन कैन नॉट बेंड एंड रीच टू इन्फिनिटी। जो कंटिन्यूटी लॉ है ये क्या कहता है? ये एक अगर हम लाइन ड्रा करते हैं, अगर वो बेंड नहीं कहीं होगी तो वो क्या करेगी? रीच टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी तक जाएगी। इसके बाद है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में द इंडिविजुअल सी द क्लोज ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म द परसेप्शन एंड क्लोज टू प्रॉक्सिमल एंड मीनिंगफुल ग्रुपिंग है। इसमें क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल है वो एक चीज को क्लोज वे में देखता है, उसके बाद उस पर परसेप्शन देता है, और उसके बाद उस उन परसेप्शन जब वो निकालता है, उसका ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसके बाद वो उन चीजों को एक ग्रुप में अरेंज करता है। इसके बाद है सिमिलैरिटी। जो सिमिलर थिंग्स है उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, और जो डिसिमिलर थिंग्स है उनको हम दूसरे ग्रुप में रखते हैं। इसके बाद है रिलेटिव साइज। सेम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन द सेम ग्रुप। जो सेम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम सेम साइज्ड ग्रुप में रखते हैं। इंटरपोर्शन द ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुली ओवरलैप। अगर हम स्क्वायर और सर्कल लेंगे, उनको ओवरलैप करेंगे, और जो पोर्शन जहां पर ओवरलैपिंग हुई वो क्या होगा, वो हमें उस पर हमें ज्यादा परसेप्शन मतलब क्रिएट होगी, और वो परसेप्शन उसी ओवरलैपिंग पे होती है जहां पर वो सर्कल और ये स्क्वायर में गैप बनती है। और द फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेप्शन। कौन से फैक्टर जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं? जैसे सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में अगर इफ वी डोंट हैव सेंसरी ऑर्गन्स वी कैन नॉट परसीव द थिंग्स। जब हमारे अंदर सेंसरी ऑर्गन्स मतलब ठीक से नहीं काम करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारे परसेप्शन पे असर पड़ेगा। ब्रेन सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुली, इट विल इफेक्ट योर ब्रेन इफ डैमेज। अगर
सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुलस, जब हम सेंस करते हैं, जब हम देखते हैं कि बाहर का स्टिमुलस है, इट विल अफेक्ट योर ब्रेन इफ डैमेज्ड, ये आपके ब्रेन पे इफेक्ट डालेगा अगर आपका ब्रेन डैमेज्ड हुआ हो। मेमोरी इमेज ऑफ पोस्ट एक्सपीरियंस, पास्ट जो ये या पास्ट जो थिंग्स होते हैं हमारी मेमोरी और इमेज में, कैन नॉट चेंज द पर्सनल परसेप्शन। अगर हमने किसी चीज पर पास्ट में कोई परसेप्शन मतलब अपनी परसेप्शन डाली है, सो इसके बाद जो पर्सन है वो अपनी परसेप्शन चेंज नहीं करता है। नीड एंड डिजायर, द नीड एंड डिजायर ऑफ ए पर्सन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पर्सन, इफ वी नॉट गेट दैट डिजायर और नीड वी चेंज द डिजायर इन अदर डिजायर्स। सो अगर हमें कोई नीड होगी या डिजायर होगी, अगर हम वो नीड या डिजायर अपने मतलब लाइफ में अचीव नहीं करते हैं, या उसके बाद क्या हम करते हैं, वो डिजायर हम चेंज करते हैं दूसरे डिजायर में। सो वी सबस्टिट्यूट द डिजायर विद अनदर डिजायर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है एरर्स इन द परसेप्शन। कौन कौन सा एरर है परसेप्शन में? एक तो है इल्यूजन, बैक है हेलोसिनेशन। इल्यूजन इन दिस इसमें क्या होता है, स्टिमुलस इज प्रेजेंट, स्टिमुलस इज प्रेजेंट बट पर्सन को लगता है कुछ चीजें, बट वो फेक होती है। इसके बाद है हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन हम किसको बोलते हैं? इन दिस जो स्टिमुलस है वो प्रेजेंट नहीं है एंड पर्सन परसीव्स द थिंग्स, बट पर्सन क्या करता है, वो परसीव करता है, वो फिर भी उसको लगता है कुछ ना कुछ है, बट इसमें स्टिमुलस नहीं होता है। इसके बाद है डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस। डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस हम क्या कह सकते हैं? इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड एक्ट वेल। ये बिनिश ने दी थी। मतलब इंटेलिजेंस का मतलब शॉर्ट में है कि हम जब जज करते हैं, जब थिंक करते हैं या रीजन देते हैं और एक्ट वेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस द ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी, एक ग्लोबल और एग्रीगेट सम अप कैपेसिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की, टू थिंक, जब वो थिंक करते हैं रैशनली, एक अच्छे माइंड के साथ, एक्ट पर्पजफुली, जब हमें कुछ पर्पज होगा, एंड टू डील इफेक्टिवली, जब हम इफेक्टिवली डील करेंगे विद हिज हर एनवायरमेंट। ये विश्लर ने दी थी। जो इसका मतलब क्या है, जब हम एनवायरनमेंट की तरफ क्या अपना इफेक्ट डालते हैं, वो पर्पसफुली जब हम कोई इफेक्ट डालते हैं, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन। सो ये दी थी वैगनॉन ने। इसने क्या बोला था कि ये एक ऐसी कैपेसिटी है इंटेलिजेंस, जब हम कुछ लर्न करते हैं टू एडजस्ट, जब हम एडजस्ट करते हैं रिलेटिवली, जब हम रिलेटिवली किसी न्यू थिंग्स के टूवर्ड्स एंड चेंजिंग कंडीशन, फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेंज करते हैं। इसके बाद इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू अडॉप्ट, जब हम किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं, टू शेप एंड सिलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वंस सोसाइटी एंड कल्चर। ये इसमें क्या है, ये दी थी स्टर्नबर्ग ने। इसने बोला था कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो हम अपने आप में अडॉप्ट करते हैं, फिर उसको शेप देते हैं, सिलेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, टू अकम्प्लिश वंस गोल, सो दैट इसका हम क्या करेंगे, हम अपना गोल करेंगे अचीव। सो इसके बाद क्या है मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या है? इंटेलिजेंस केम फ्रॉम लेटिन वर्ड, यह आमज अक लेटिन वर्ड मज यथ जन वन इंटीजियर, क्या इंटीजियर, टू अंडरस्टैंड। उसका मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड, टू नो। इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस है की कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर। सो इंटेलिजेंस का एक ही मोटिव है कि जब हम इंटेलिजेंस को देखते हैं, उसका यही मोटिव है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कितना फर्क है, मेंटली वो कितना स्ट्रांग है, मेंटली वो कितना स्ट्रांग नहीं है। इसके बाद है इट आल्सो प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडॉप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। मतलब इंटेलेक्चुअलिटी या इंटेलिजेंस हमको ये भी सिखाती है कि एक इंसान कि कैसे अडॉप्ट करता है अपने बिहेवियर को टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस का दूसरा जो ये मकसद है कि कैरेक्टर है कि इसका मकसद है कि हाउ टू कोप अप विद एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे कोप अप करते हैं। इंटेलिजेंस कैरेक्टराइजेस द होल बिहेवियर, ये एक इंसान का होल बिहेवियर मतलब दिखाता है ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इज सम ऑफ her or his abilities which are quantitatively differentiable. So
इसका मतलब क्या है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या इंटेलिजेंस डिफर करती है। सो एक इंसान और दूसरे इंसान में इंटेलिजेंस सेम नहीं हो सकती। सो इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्या इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। जो हमारे पेरेंट्स हेरिडिटी ये आती है। सो एनवायरमेंट हमारे एनवायरमेंट से, हमारे बिहेवियर से या दूसरे के बिहेवियर से आती है। उससे हमारे मतलब लाइफ में क्या डेवलपमेंट होती है, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी, हमारी इंटेलिजेंस में क्या फर्क पड़ती है। पेरेंट्स कैन इन्फ्लुएंस देयर ऑफस्प्रिंग्स बोथ बाय डायरेक्ट जेनेटिक ट्रांसमिशन एंड द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे प्रोवाइड। सो आपको पता है जो मैं अभी कह रहा था कि जो पेरेंट्स का मकसद है कि वो अपने बच्चों को अच्छा बिहेवियर दे। सो पेरेंट्स ही क्या करते हैं, वो एक तो अपने ऑफस्प्रिंग को अपनी जेनेटिक्स ये ट्रांसफर करते हैं। उसकी वजह से भी क्या उनके इंटेलेक्चुअलिटी में, उनके इंटेलिजेंस में क्या आता है, मतलब वो अगर फादर अच्छा होगा तो उसके ऑफस्प्रिंग भी अच्छा होगा। सो या अपने जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को उस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल को। डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज, क्या डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज है इन इंटेलिजेंस among individuals are explained by the level of at which heredity and environment factor have influenced the development of the intellectual intelligence। जो इंटेलिजेंस है among इंडिविजुअल्स, ये एक्सप्लेन करता है द लेवल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फैक्टर। ये क्या हमें दिखाता है कि इसकी जो हेरिडिटी है वो कैसी और इसका जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, और ये क्या करता है इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ द। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज डिफाइंड इनटू 3 काइंड्स। ये 3 चीजों में डिफाइन किया हुआ है। इसके 3 टाइप्स है। एक है कंक्रीट इंटेलिजेंस या मैकेनिकल, दूसरा है सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। पहला हम देखेंगे कॉन्क्रीट मैकेनिकल इंटेलिजेंस। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एप्लीकेबल फॉर यूजिंग मशीन्स, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो इंटेलिजेंस है ये हम यूज करते हैं मशीन्स, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि मैकेनिक्स, इंजीनियर्स और कंक्रीट इंटेलिजेंट। सो दूसरा है सोशल और इमोशनल। ये दूसरा है। इसमें क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या आता है, फर्स्ट कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा है द एबिलिटी टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशंस, जिसमें हम परसीव करते हैं, देखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, एंड रेगुलेट इमोशंस, फिर उस पर क्या हम करते हैं, रेगुलेट इमोशंस। सम स्टडीज शो EQ, जो ये इमोशनल कोफिशिएंट है, टू बी ए ग्रेटर, ये ग्रेटर है प्रिडिक्टर फॉर फ्यूचर सक्सेस देन IQ होता है इंटेलिजेंस कोफिशिएंट। इट इज बेसिस ऑफ द एम्पैथी फॉर अदर्स, जो हम एम्पैथी शो करते हैं अदर्स जो पीपल है उन पे। सेल्फ अवेयरनेस, जो हम सेल्फ अवेयरनेस खुद पे जो हमारी अवेयरनेस है। एंड सोशल स्किल्स, जो सोशल स्किल्स है, जो सोशल मतलब आर्ट है। फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन, जो हम आई कांटेक्ट करते हैं दूसरे के साथ, कंफर्टेबल रहते हैं या कोऑपरेशन करते हैं दूसरे के साथ। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट, ये दूसरे चीज में भी काम आता है, जैसे थेरेपेटिक रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब हम बनाते हैं विद पेशेंट के साथ। तो ये था दूसरा। और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस। इट इज द एबिलिटी टू रेस्पॉन्स द वर्ड्स, नंबर्स एंड द लेटर्स। ये एक ऐसी एबिलिटी है जब हम किसी वर्ड को, नंबर को, लेटर को रेस्पॉन्स देते हैं, तो ये इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या एंड जनरल इंटेलिजेंस। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर फॉर स्टडी, ये स्टडी में रिक्वायर है, ये स्टडी में काम आता है, बुक्स लिटरेचर में काम आता है। ओके इसके बाद देखिएगा हम क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द IQ।
इंटेलिजेंस कोफिशिएंट। जीनियस को होता है 140 एबो IQ, वेरी सुपीरियर उनको होता है 130 to 140, सुपीरियर 120 to 130, एबो एवरेज 110 to 120, एवरेज 90 to 110, डल एवरेज 80 to 90, बॉर्डर लाइन 70 to 80, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 to 70, मॉडरेट मेंटल 35 to 50, रिटार्डेशन जो होता है ये इसी में आता है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन 20 to 35, प्रो फंडामेंटल रिटार्डेशन 0 to 20। ये हुआ इतना का खत्म। और अगर हम देखें कि सोशल इंटेलिजेंस हम किसको बोलते हैं, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशंस एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। सोशल इंटेलिजेंस पीपल नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जब हम सोशल इंटेलिजेंस, जब हम सोसाइटी में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं जब हम कोई गोल अचीव करते हैं कि इसकी इंटेलिजेंस सोसाइटी में कितनी है। फॉर एग्जांपल लीडर है, मिनिस्टर है या सेल्समैन है एंड डिप्लोमेट्स है, सोसाइटी जो उनमें हम देखते हैं कि इनकी क्या है, सोसाइटी में क्या है, इंटेलिजेंस कितनी है। फिर इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट जो हम अभी पढ़ रहे थे, द एब्रिविएशन IQ वाज कॉइन्ड बाय साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने। इसने क्या बताया था, द आइडिया ऑफ द इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट वाज यूटिलाइज्ड फर्स्ट इन 1916 बाय बेनिथ एंड सिमोन टेस्टिनी। बेनिथ एंड सिमोन यूज्ड मेंटल एज टू डिस्टिंग्विश ब्राइट फ्रॉम डल। जो ब्राइट है, अच्छा है, वो उन्होंने क्या किया, डिस्टिंग्विश किया, डिफरेंस किया था किनके, मतलब डिफरेंस में, डल के डिफरेंस में देखा कि जो ब्राइट और डल है उनका जो मेंटल लेवल है वो कितना है। IQ इज द रेशियो बिटवीन द मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अरेंजमेंट टाइम, जो अरेंजमेंट टाइम है। जैसे अगर हमको निकालना है IQ, वो बराबर है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे फॉर एग्जांपल इनटू 100 करना है। फिर जैसे 6 year old बॉय विद द मेंटल एज ऑफ 4, IQ इसका कितना होगा 4 जो मेंटल एज है, और 6 year old इसकी एज कितनी है 6 एंड इनटू 100, सो वो कितना निकलेगा 66.6। इसके बाद ये हमने पढ़ा मेजरमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। हाउ टू मेजर इंटेलिजेंस। पहला, intelligence tests are psychological tests that are designed to measure a variety of the mental function judgment। पहला टेस्ट ये है, we measure intelligence of an individual with the help of the intelligence test। type of intelligence test based on number of individuals to be tested। based on number of individuals to be tested जो होगा, पहला इसमें होगा इंडिविजुअल टेस्ट, जिसमें हम 1 इंडिविजुअल का टेस्ट लेते हैं एक ही टाइम पर। ग्रुप टेस्ट, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर टेस्टेड एट अ टाइम। जब हम एक ग्रुप को इंडिविजुअल या ग्रुप होगा, जो ग्रुप होगा उनको भी क्या करते हैं, टेस्ट एट अ टाइम। बेस्ड ऑन द फॉर्म्स ऑफ टेस्ट, बेस्ड ऑन द फॉर्म्स ऑफ टेस्ट क्या क्या टेस्ट होगा। एक होगा वर्बल टेस्ट, जिसमें हम लैंग्वेज, पेपर एंड पेंसिल यूज करते हैं। नॉन वर्बल में क्या करते हैं हम टेस्ट में, इसमें हम स्पीच, लैंग्वेज और जो हम यूज करते हैं वर्बली वो हम नहीं करते, इसमें हम सिर्फ क्या दिखाते हैं, इसमें गेस्चर्स देते हैं। या जो हियरिंग इम्पेयरमेंट्स है, जो सुन नहीं सकते, आर हु आर नॉट वर्बली कम्युनिकेट, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम यूज परफॉर्मेंस टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, दिस टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू ओनली 1 इंडिविजुअल एट अ टाइम। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, जब हम सिर्फ एक ही इंसान पर ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। इट इज कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइम। ये कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ए ट्रेन टेस्टर इज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्ट्रेट। इसमें क्या होता है कि एक ट्रेनड पर्सन जो है वही ये टेस्ट कर सकता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है बिटवीन इंडिविजुअल एंड टेस्ट, बिटवीन इंडिविजुअल एंड टेस्ट। इट इज मोर रिलायबल। ये इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट, टाइप्स कितने होते हैं, वर्बल मेथड, नॉन वर्बल मेथड और परफॉर्मेंस
टेस्ट। वर्बल में क्या होता है, पहले ये बताया कि जहां पर हम लैंग्वेज एबिलिटी इज एसेंशियल सो इंडिविजुअल कैन आंसर, इसमें एक इंडिविजुअल आंसर करता है सो वर्बली, थ्रू वर्बली हम क्या करते हैं, हम सच एज रीजनिंग, मेमोरी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज उसको क्या प्रोवाइड करते हैं। फिर वो टेस्ट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। वन इंडिविजुअल एट अ टाइम, इसमें हम एक ही इंडिविजुअल लेते हैं एट अ टाइम। इसके बाद नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में क्या होता है, इट डील्स विद द डायग्राम्स एंड पिक्चर्स, हम इसमें डायग्राम और पिक्चर्स लेते हैं। दिस टेस्ट इन फ्री फ्रॉम लैंग्वेज बैरियर एंड डू नॉट रिक्वायर रीडिंग स्किल्स, क्योंकि हम इसमें बात नहीं करते हैं एक पर्सन के साथ, सो ये एक फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है, सो इसमें कोई बैरियर नहीं आता है क्योंकि इसमें हम लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। इट कैन एडमिनिस्ट्रेटेड इलिटरेट एंड नेटिव्स, ये हम किन के साथ कर सकते हैं, इलिटरेट या नेटिव्स के साथ, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है। परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ आईआईटी, इट रिक्वायर्स subject to manipulate object to perform a task, writing language is not necessary for answer। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको मैनिपुलेट करता है ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म ए टास्क, वो टास्क कंप्लीट करता है। राइटिंग लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी, इसमें राइटिंग लैंग्वेज नेसेसरी नहीं है आंसर के लिए। इट कैन बी इजीली एडमिनिस्ट्रेटेड टू पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, सो ये इजीली हम किसी भी डिफरेंट कल्चर में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल असेंबल ए पैटर्न ऑफ ब्लॉक्स एज असेंबल ए एनिमल पिक्चर, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ब्लॉक्स देते हैं उनको असेंबल करने के लिए, सो ये इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस मेथड। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट में क्या क्या आता है, इट हैज 5 सब टेस्ट। पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, जिसमें हम पिक्चर अरेंज करने को बोलते हैं। पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, जिसमें है कंप्लीशन ऑफ पिक्चर को, मतलब ये टेस्ट लेते हैं कि आपको ये टेस्ट पूरा करना है फॉर पिक्चर कंप्लीशन। ऑब्जेक्ट असेंबल टेस्ट, ऑब्जेक्ट को असेंबल करना है। डिजिटल सिंबल टेस्ट, डिजिटल्स को असेंबल करना है, सिंबल्स को टेस्ट, वो टेस्ट होता है, सिंबल टेस्ट होता है। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन बनाना है, वो टेस्ट लेते हैं। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए ग्रुप एट द सेम टाइम, इसको हम क्या करते हैं, हम सारे ग्रुप को सेम टाइम पे क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। इट इज लेस कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, ये लेस कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, क्योंकि जब हम अगर 100 लोग हो गए उनको हम एट अ टाइम टेस्ट लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो टाइम और हमारा जो कॉस्ट है, हमारा जो मतलब इकोनॉमिक है वो बच जाएगा, क्योंकि हम एट अ टाइम लेते हैं ग्रुप को। इसके बाद इसमें क्या, ग्रुप टेस्ट में कोई ट्रेनड पर्सन की जरूरत नहीं है, नो ट्रेनर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन इट। नो फेस टू फेस, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। ग्रुप टेस्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी फैक्टर्स, ये जो ग्रुप टेस्ट है ये इन्फ्लुएंस हो सकता है मनी ग्रुप टेस्ट से, जैसे कि टाइप्स ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंस मेथड, वर्बल हो सकता है, इसमें भी नॉन वर्बल हो सकता है। इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट में क्या डिफरेंस है, दीज आर एप्लीकेबल बोथ फॉर द चिल्ड्रंस एंड द एडल्ट, ये बोथ चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। बट ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रंस अंडर 10 ईयर, 10 ईयर अंडर 10 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उन पे ये ग्रुप टेस्ट ये एप्लीकेबल नहीं है। फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो इंडिविजुअल टेस्ट है इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हम करते हैं, जो ग्रुप टेस्ट है इसमें हम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हैं। अनइकोनॉमिकली इन टर्म्स, अनइकोनॉमिक मतलब इसमें क्या होता है, जो टाइम और लेबर एंड मनी जो है वो थोड़ा सा कम लगता है। मोर इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड लेबर, जब ज्यादा लोग हो गए उनको अगर हम अलग अलग से क्या टेस्ट लेंगे तो वो कॉस्टली होगा। इसके बाद है लर्निंग। डिफिनेशन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गार्डनर मर्फी, इसने क्या बोला था, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। लर्निंग को हम किसको बोलते हैं, जब हम कोई चीज सीखते हैं। जब अब हम अपने आप में क्या मॉडिफिकेशन लाते हैं इन बिहेवियर टू मीट, किसके लिए, एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू गेटस, इसने क्या बोला था कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, कि हम लर्निंग हम किसको बोलेंगे, जब हम अपने आप में अपने बिहेवियर में क्या लाते हैं, मॉडिफिकेशन, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, मॉडिफाई होता है थ्रू एक्सपीरियंस, जब हम वो एक्सपीरियंस वो लेते हैं उसका। इसके बाद है डिफिनीशन, ए चेंज इन बिहेवियर
एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। जब हम चेंज बिहेवियर को करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, सो उससे क्या होगा, हम रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, हमको एक्सपीरियंस आएगी, और प्रैक्टिस, हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इसके बाद क्या है, द एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज। इस जब हम कोई नॉलेज को obtain करते हैं इसमें, क्योंकि हम लर्निंग करते हैं, नॉलेज गेन्ड थ्रू स्टडी। हम क्या करते हैं, नॉलेज स्टडी के थ्रू गेन करते हैं। ए प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज चेंज्ड, शेप और कंट्रोल्ड। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम एक बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, मोटर लर्निंग, व्हेन लर्निंग इन्वॉल्व्स प्राइमरी द यूज ऑफ मसल्स, इट इज कॉल्ड मोटर लर्निंग। मोटर मीन्स मूव, जब हम अपने मसल्स को लर्निंग ये मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग या रनिंग, वो हम लर्न करते हैं। दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इस जो ये लर्निंग है, इसमें क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो इसमें एक्टिविटी करते हैं। वर्बल, जिसमें हम स्पीक करते हैं, जिसमें हम लैंग्वेज अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें वी यूज लाइक साइंस, पिक्चर्स, सिम्बल्स, वर्ड्स, फिगर्स एंड साउंड्स। ज्यादातर हम साउंड्स में यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हम किसको बोलते हैं, लर्निंग differentiate between stimulus and showing an appropriate reason to these stimulus is called discrimination learning. For example, sound horn of different vehicle। इसमें क्या हम करते हैं, जैसे कि अगर डिफरेंट हॉर्नस होते हैं, व्हीकल जो होते हैं, कार होते हैं, जो गाड़ी होती है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट हॉर्नस होते हैं। सो अगर एट अ टाइम हमें 2 3 4 5 6 हॉर्नस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट कार्स से, सो हाँ वी कैन परस्यू, वी कैन ठीक है ये कौन सी गाड़ी है। सो स्टिमुलस अगर अलग अलग होगा तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा जो ब्रेन है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, हम क्या करते हैं, थिंक, रीजनिंग करते हैं या इमेजिनेशन, सो उसकी वजह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एटीट्यूड लर्निंग, एटीट्यूड लर्निंग में क्या आता है कि जो हमारा एटीट्यूड है, चाहे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड वी शो इन फेवरेबल और अनफेवरेबल रेस्पॉन्स टू वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। सो हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के टूवर्ड्स, वो अच्छा होगा या बुरा होगा। सो उसको हम क्या करते हैं, एटीट्यूड लर्निंग रखते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग में जो हमारा मेंटल लेवल है, जब हम कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्टुअल लर्निंग यूज करते हैं। इसके बाद है अदर टाइप ऑफ लर्निंग। विजुअल लर्निंग होती है, ऑडिटरी लर्निंग होती है, किनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल लर्निंग। यहाँ पर हम देखते हैं विजुअल में, ऑडिटरी में हम सुनते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टच। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन लर्निंग, कौन कौन सा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग में। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, शेपिंग द इफेक्टिवनेस द efficiency with which individual acquire new knowledge and skills। here are some factors। सो इसमें क्या होता है कि एक इंसान जब कुछ लर्न करता है, उससे उसका जो कॉग्निटिव या बिहेवियर है वो चेंज होता है। सो उसका जो नॉलेज या उसकी जो स्किल्स है वो बढ़ जाती है, वही इन्फ्लुएंस करता है हमारी लर्निंग पे। इसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो 2 तरह की होती है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो हमारा जो अंदर का जो हमारी डिजायर्स है, सेटिस्फिकेशन है, क्यूरियोसिटी है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या आता है, जो अगर हम कुछ एग्जाम देते हैं, हमारे जो ग्रेड्स आते हैं, सो उससे क्या होता है, अगर हमारे अच्छे ग्रेड्स आएंगे, उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो ज्यादा बढ़ जाती है। रिवार्ड्स, ग्रेड्स या अप्रूवल। कॉग्निटिव फैक्टर, इसका दूसरा फैक्टर है कॉग्निटिव फैक्टर। इसमें आता है अटेंशन। फोकस इज क्रिटिकल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रैक्शन कैन इम्पेयर लर्निंग। सो अगर हम अटेंशन रखते हैं, अटेंशन से क्या होता है, हम क्या इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। अगर हम डिस्ट्रैक्शन रखेंगे, उससे हम लर्निंग नहीं कर सकेंगे। मेमोरी, मेमोरी जब हम कुछ याद रखते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी एसेंशियल है, किसके लिए, लर्निंग के लिए। इसके बाद है पीरियड नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज इन्फ्लुएंस हाउ न्यू इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड इंटीग्रेटेड। जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास पहले से ही नॉलेज है, जब हम कोई न्यू नॉलेज ये प्रोसेस करते हैं, सीखते हैं, उससे हमारा जो माइंड है वो इंटीग्रेट होता है। वो क्या होता है, कॉग्निटिव माइंड जो होता है वो उससे अच्छा होता है।
इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, द एबिलिटी टू एनालाइज एंड अप्रोच प्रॉब्लम्स एनहांस लर्निंग। सो इससे क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है लर्निंग से। इमोशनल फैक्टर, जो इमोशनल फैक्टर है स्ट्रेस एंड एनजाइटी, अगर हमारे पास अच्छी लेवल के मतलब स्ट्रेस फील होते हैं किस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। सो वो स्ट्रेस जो है थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा नहीं, सो वो हमारे जो पढ़ने के लिए वो ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए मॉडरेट स्ट्रेस ठीक है। बट अगर हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेस होगा वो इम्पेयर लर्निंग का वो रिजल्ट होगा, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो हम पढ़ नहीं सकते। कॉन्फिडेंस, हमारे पास अगर अच्छा सा कॉन्फिडेंस लेवल ये बिल्ट होता है तो उससे क्या होता है, हम कोई भी चैलेंज फेस कर सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड एनकरेजमेंट इम्प्रूव लर्निंग। अगर हमारे पास अच्छा इमोशनल सपोर्ट होगा तो उससे क्या होगा, हमारी लर्निंग अच्छी होगी। डेवलपमेंटल फैक्टर, एज एंड मैच्योरिटी, एज के साथ हमारा जो डेवलपमेंट है वो कम होता है। सो मैच्योरिटी जब हम मैच्योर स्टेज में होते हैं वहाँ फिर तो हम वहाँ क्या लर्निंग अच्छे से करते हैं। उसके बाद है लर्निंग एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर हमारे पास एक अच्छा सा मतलब वो माहौल होगा, जैसे कि क्लासरूम में, जैसे कि रिसोर्स एंड टूल्स, अगर हमारे पास बुक्स टेक्निक अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, सो हम क्या करें उससे भी लर्निंग अच्छे से करिए। क्लासरूम में अच्छा क्लाइमेट है, पॉजिटिव क्लाइमेट है, उससे भी क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद है लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग इज ए सीक्वेंस ऑफ द मेंटल इवेंट्स लर्निंग टू ए चेंज इन द लीजर। इसमें क्या होता है, लीजर को हम बोलते हैं कि टाइम जब हम स्पेंड करते हैं किसी चीज़ पे या किसी लर्निंग पे, हम जब टाइम स्पेंड करते हैं तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं या सीक्वेंस होती हैं, सो दैट वी कैन लर्न इजीली। सो इसी को बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस। स्टेप्स ऑफ लर्निंग, स्टेप्स ऑफ लर्निंग इसमें क्या क्या आता है, मोटिव, गोल, ब्लॉक टू द अटैचमेंट ऑफ द गोल। सो अगर जब हम लर्न करते हैं इससे क्या होता है, रेडीनेस, जो प्रिपेयर हम होते हैं, मोटिव आता है हमारे अंदर, सिचुएशनल इंटरेक्शन हम करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं जल्दी, रिजल्ट निकलता है उसी से। लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रिपेयर होते हैं पहले। लॉ ऑफ इफेक्ट, उसके ऊपर हम इफेक्ट डालते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यूज हम करते हैं। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है हम अच्छे से अपने आप को क्या करते हैं, लर्न करने के बाद हम हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिज़ायर, हमारे अंदर डिज़ायर बढ़ती है। लॉ ऑफ रेसिनेसी, थिंग्स दैट आर लर्नड मोस्ट रिसेंटली एंड वी बेस्ट रिमेंबर। जो हमने जो लर्निंग की होती है रिसेंटली वो हमारे अंदर जल्दी से रहती है। लॉ ऑफ प्राइमेसी, जो फर्स्ट इम्प्रेशन आर स्ट्रॉन्गर एंड कैन बी डिफिकल्ट टू चेंज। अगर हम पहले ही क्या अच्छा सा फोकस रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो मेंटल एबिलिटी है, जो हमारी लर्निंग है वो अच्छी होगी। लॉ ऑफ पर्पस, किसी पर्पस के लिए। लॉ ऑफ एसोसिएशन, कोई एसोसिएट करने के लिए हमारे पास लर्निंग होनी चाहिए। मेमोरी, मेमोरी की डिफिनीशन है, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लर्निंग, रिटेनिंग एंड रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली। जो हमारे पास नॉलेज लर्निंग होती है, लर्निंग के बाद क्या होती है, जब हम कुछ चीज़ लर्न करते हैं, हमने जो ये पेज पढ़ा, इसके बाद हमारे दिमाग में जब ये रहता है उसको बोलते हैं मेमोरी। और मेमोरी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रजिस्टर न्यू इंफॉर्मेशन, रिटेन इट एंड रिट्रायर इट। सो जब हम रिट्रीव करते हैं कोई चीज़ को, रजिस्टर करते हैं इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में, उसको बोलते हैं मेमोरी। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एंड मार्गस ने क्या बोला था कि मेमोरी कंसिस्ट्स इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्निंग। जो हमने प्रीवियसली लर्न किया हुआ है उसको जब हम रिमेम्बर करते हैं, जब हम वो दिमाग में रखते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी। अकॉर्डिंग टू रायबर्न, इसने क्या बोला था, पावर ऑफ दैट कैन वी हैव टू स्टोर। जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी। इसके बाद और एक्सपीरियंस एंड टू ब्रिंग देम इनटू द फील्ड ऑफ द कॉन्शियसनेस समटाइम आफ्टर एक्सपीरियंस हैव ऑकर्ड इन टर्म्ड मेमोरी। जब हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम कोई किसी फील्ड में जाते हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं इन कॉन्शियसनेस के साथ, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो ऑकर, वो कभी टर्म्ड क्या होती है, वो कभी चेंज होती है मेमोरी में। नेचर ऑफ मेमोरी, मेमोरी का जो नेचर है वो क्या क्या है। मेमोरी इज कॉम्प्लेक्स, मेमोरी कॉम्प्लेक्स होती है प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व्स लर्निंग। इसमें लर्निंग होती है, रिटेंशन होता है, रिटेंशन जो हम
रिटेन करते, रिकॉल, फिर उसको रिकॉल करते, फिर से अपने दिमाग को स्ट्रेस में डालते हैं कि हमने क्या रिकॉल किया था। सो उसको बोलते हैं रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, उसको जानते हैं। इट इज़ स्पेशल एबिलिटी ऑफ आवर, ये एक स्पेशल एबिलिटी हमारी माइंड की है, मेमोरी, जिससे हम क्या करते हैं, स्टोर एनीथिंग, प्रीवियस डाटा हम जब स्टोर रखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, ये एक प्रोसेस ऑफ मेमोरी जो है ये बिगनिस विद द लर्निंग। पहले हमको लर्न करना है, किसी चीज़ को लर्न करना है, उसके बाद एक्सपीरियंस, समथिंग ट्रेंड्स it revival and reproduction. Therefore, memory is said to involve four stages: learning or experiencing something, it is retention, and finally it recognize the। यही चार थिंग, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, हमारे दिमाग में जब होता है तो इसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन ऑफ माइंड मेमोरी करते हैं। जो भी चीज़ हमारे दिमाग में रहता है हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, रिवाइव करते हैं। फिर से जब हम एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम क्या करते हैं, रिवाइव करते हैं उस चीज़ को, उसको दिमाग में फिर से लाने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं मेमोरी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, कौन कौन सा फैक्टर जिससे इन्फ्लुएंस होगा मेमोरी? पहला एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। मेमोरी फुलनेस ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज, जो भी मीनिंगफुल मीनिंगफुलनेस जो होती है हमारे, जो हम पढ़ते हैं उसको हम जब मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसको जब हम मेमोराइज करते हैं, हम उसको मीनिंगफुली पढ़ते हैं पहले। अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज, कितना अमाउंट हमने क्या मटेरियल जो हमने स्टोर किया दिमाग में। टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रेस्पॉन्स, टाइम लगता है उसको अपने, पहले हम टंग पे लाते हैं किसी चीज़ को, फिर उसको बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है वो हमारे दिमाग में रहता है। ड्रग एंड केमिकल की वजह से हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है, बुरा असर। डिस्ट्रैक्शन भी अगर होगी तो हम मेमोरी को नहीं रख सकते, किसी भी चीज़ को मेमोरी में नहीं रख सकते। फूड एंड सप्लीमेंट, फूड, अगर हम अच्छा फूड खाएंगे तो उसकी वजह से भी हमारे दिमाग पे अच्छा असर पड़ेगा, अगर हम बैड खाएंगे उसका बैड ही असर पड़ेगा। या कोई सप्लीमेंट लेंगे अच्छा सा। इसके बाद है इंट्रिंसिक, जो हमारे अंदर होता है। एज, मैच्योरिटी, विल टू लर्न, इंटरेस्ट, अटेंशन, रेस्ट एंड स्लीप, मेडिकल कंडीशन, इमोशन। इसके बाद मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, कौन कौन से मेथड है जिससे हम मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं? पहला मेथड है होल एंड पार्ट मेथड। डिवाइड, हम जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड इन द सेंस के जब हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं, एक चीज को हम क्या करते हैं, डिवाइड रूल में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा याद रखते हैं। तो स्पेस एंड अनस्पेस्ड मेथड, पहले हम वर्क करते हैं, पहले हम किसी चीज को लर्न करते हैं, उसके बाद रेस्ट लेते हैं, फिर से लर्न करते हैं, फिर से रेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। फिर थर्ड है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। रिपीटेड मेमोरी, जब हम किसी चीज को रिविजन करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसकी वजह से भी अच्छी मेमोरी ये बैठती है हमारे दिमाग में। मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, हमारे जो जो बॉडी है उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, कुछ टेक्निक्स है, जो हमारा ब्रेन है उसके लिए भी कुछ टेक्निक ज़रूरी है। उससे क्या हम क्या करते हैं, वो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकती है। ग्रुपिंग एंड रिदम, हम किसी चीज़ को ग्रुप में लाते हैं और उसके बाद उसको मतलब हिस्सा करते हैं, रिदम में डालते हैं। फिर उसके बाद क्या है, यूटिलाइजिंग एज मनी सेंस एज पॉसिबल, वकल, ऑडिटरी। तो इसमें क्या होता है, जब जो हमारे सेंसेस है, हम कोई चीज़ किसी चीज़ को लर्न करते हैं पहले, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं, फिर उसको सुनते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी जो ये मेथड मेमोरी है वो इनिशियली क्या होती है, इम्प्रूव। जब हमारी ये पहले से ही हमारे जो सेंसेस है वो अच्छे होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी इम्प्रूव होगी। पुलिंग एट ऑल टुगेदर, हम क्या करते हैं, ऑर्डरिंग सीक्वेंस रीडिंग। हम सीक्वेंस में अपनी रीडिंग को पुल करते हैं, डालते हैं। फनल अप्रोच जनरल कंसेप्ट लर्निंग देन स्पेसिफिक। फनल अप्रोच आपने देखा है होगा, वो फनल जो होती है वो ऊपर से क्या होती है, बड़ी होती है, वाइड होती है, उसके बाद वो नैरो होती है। जब हमने ब्रीफली पढ़ा है, इसका मतलब है जो हमने ब्रीफली पढ़ा है उसको फिर क्या पढ़ना है, स्पेसिफिकली, उसके बाद स्पेसिफिक वे में उसको पढ़ना है। एक्रोजन किसको बोलते हैं, मेथड्स ऑफ मेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। एक्रोजन हम क्या बोलते हैं, जब हम किसी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। फिर उसके बाद होता है एक्रोस्टिक मेथड, क्या होता है, इट इज इन्वेंटेड सेंटेंस वायर first letter of each word, like old people from
टैक्सेस, ईट, स्पाइडर। इससे क्या होता है, जब हम किसी चीज को का पहला पहला वर्ड याद रखते हैं, जैसे ओल्ड पीपल फ्रॉम टैक्सेस ईट स्पाइडर, इससे हम क्या याद रख सकते हैं, ओल्ड से हॉस्पिटल, पीपल से पार्शल या पैराइटल, एफ से फ्रंटल, टी से टेम्पोरल, ई से इथमॉइड एंड एस से सिफेनॉइड। ये बोन्स के नाम है, बोन्स ऑफ सिकल। इसके बाद निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं, जब हम किसी स्टोरी को याद रखते हैं, उससे क्या होता है कि उससे हम कोई भी चीज़ याद रख सकते हैं। फिर अगर कोई कंसेप्ट होगा उसको हम स्टोरी में या चेंज करते हैं, जस्ट लाइक शी लुक्स टू प्रिटी टू कैच हर। ये जो है शी लुक्स टू प्रिटी टू कैच हर, ये कार्पेल्स के बोन्स के नाम है। सो इनको हम निमोनिक्स बनाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, लर्न, मेमोरी में डालते हैं। फॉरगेटिंग, इसका अपोजिट, मेमोरी का अपोजिट क्या है, फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मीन्स ए फेलियर टू रिकॉल, टू अफेक्ट एन आइडिया और ए ग्रुप ऑफ आइडियाज। जब हम फेलियर होते हैं, जब हम रिकॉल करने में फेल होते हैं, सो हम याद नहीं रख सकते हैं कुछ, उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। डिफिनीशन, फॉरगेटिंग इज द लॉस ऑफ परमानेंट और टेम्पोररी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्निंग अर्लियर। सो ये दी थी म्यून ने क्या बोला था, ये एक साइंटिस्ट था, इसने बोला था जब हम फॉरगेटिंग द लॉस ऑफ परमानेंट और टेम्पोररी ऑफ द एबिलिटी, जब हम अपनी मेमोरी को लॉस करते हैं, फॉरगेट करते हैं, टेम्पोररी या परमानेंट, सो इससे क्या होता है, हमारी रिकॉलिंग पावर डिस्टर्ब होता है, वो डिलीट होती है। फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस। ये थी डेविल ने, इसने बोला था कि जब हम फॉरगेटिंग मीन, जब हम फेल होते हैं किसी चीज को रिकॉल करने में या किसी एक्सपीरियंस को ये रिकॉल करने में फेल होते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग, कौन कौन सा टाइप है, नेचुरल फॉरगेटिंग, नॉट बाय हिम, जो हमारे विल में नहीं होता है, वो खुद ब खुद होता है। दूसरा होता है एबनॉर्मल फॉरगेटिंग, जब हम किसी चीज को दबाते हैं, खुद ब खुद करते हैं, वहां पर हम फॉरगेट। सो इसके बाद है थिंकिंग। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इसकी डिफिनीशन क्या है, थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडिया सिम्बल्स। ये एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे, आइडियाज से और सिम्बल्स से, इन प्लेसेस ऑफ ओवर एक्टिविटी, किसके प्लेस पे, ओवर एक्टिविटी प्लेसेस पे। टाइप्स ऑफ थिंकिंग, परसेप्चुअल और concrete thinking, conceptual or abstract thinking, reflective or logical thinking, creative thinking, critical thinking, controlled thinking, ये हमें पढ़ने हैं। इसके बाद रीजनिंग के दो टाइप से, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है, प्रॉब्लम अवेयरनेस पहले होनी चाहिए, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब रिलेवेंट सोर्स होना चाहिए, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और हंच फॉर प्रॉब्लम पॉसिबल सोल्यूशन। हमें क्या करना है, अगर हमने कुछ फॉर्मुलेशन की हुई है हाइपोथेसिस की, फिर हमको हंच फॉर पॉसिबल सोल्यूशन, फिर हमें ढूंढना है इसका सोल्यूशन क्या है, अच्छा सा सोल्यूशन। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ या प्रॉपर सोल्यूशन, सिलेक्शन करना है एक प्रॉपर सोल्यूशन का, वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सोल्यूशन और हाइपोथेसिस, फिर हमें वेरिफिकेशन करना है ऑफ कंक्लूजन, जो हमने निकाला है रिजल्ट, और सोल्यूशन और हाइपोथेसिस, उनकी वेरिफिकेशन करनी है। पहला जो हमने देखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ थिंकिंग में, पहला आता है परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। इसमें क्या आता है, सिंपल फॉर्म बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। जो हमने पहले ही पढ़ा, परसेप्शन क्या होती है, जो हमारा देखने का, द वे ऑफ लुकिंग, सो कॉमन इन एनिमल्स एंड चिल्ड्रन, जो कॉमन है किन में, चिल्ड्रंस और एनिमल्स में। यहाँ पर है कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये जो परसेप्चुअल था, ये था मतलब ये रियल में नहीं था, ये हमारे परसेप्शन में था। अब है कंसेप्चुअल, जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि डज नॉट रिक्वायर परसेप्शन और एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यूजेस concepts generalized ideas and language, more efficient for the understanding and problem solving। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जिसमें ग्रेविटी में क्या होता है कि ये तो लॉ है कि ग्रेविटी है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल है, ये एक मतलब परसेप्चुअल नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल है, हम इसको जान सकते हैं, ये रियल में है।
रिफ्लेक्स योर लॉजिकल थिंकिंग सॉल्व, इसमें क्या होता है रिफ्लेक्स योर लॉजिकल थिंकिंग, इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होते हैं उसको हम अरेंज या एक्सपीरियंस एंड यूजिंग उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लॉजिक का यूज करते हैं, अवॉइड ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें हम अवॉइड करते हैं मतलब मिस्टेक एरर करते हैं, उनमें जो मिस्टेक्स होती है वो हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट अवॉइड करते हैं, एज ए कॉग्निटिव इंसाइटफुल अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं इन जिसमें हम क्या कॉग्निटिव बिहेवियर डालते हैं, एक कॉग्निटिव रीजनिंग बिहेवियर डालते हैं, जिससे हम वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू या वाइवा। इसके बाद है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग है एम्स एट क्रिएटिंग न्यू आइडियाज रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन। जो हमारे एम्स है, जो हमारे मतलब कोई एम है या गोल है, एट क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, वो हमारे अंदर क्या करता है, हमारे माइंड में क्या करता है, न्यू आइडियाज प्रोड्यूस या रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन, नॉट बाउंड बाय द रूल्स, ये किसी रूल के लिमिट में नहीं है, जो हम सोच सकते हैं मतलब कुछ थिंक करते हैं तो उनका रूल जो बाउंड है वो बाउंडलेस है, वो किसी रूल में नहीं आता है। फॉर्मुलेट लेटेस्ट प्रॉब्लम्स एंड फाइंड अ सोल्यूशन इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल जैसे कि इंक्लूड करता है ये थिंकिंग, साइंटिस्ट्स एंड इन्वेंटर्स, इसमें आते हैं यही तीन कि थिंकिंग करते हैं, या हम जो साइंटिस्ट है वो बाउंडलेस होते हैं, उनकी थिंकिंग बाउंडलेस होती है, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, जो हमारे सिक्ल्स होते हैं या जजमेंट्स होते हैं, ये जो हम जज करते हैं एक एक्शन पे, किसी एक्शन या बिलीफ पे, या जो हम जज करते हैं किसी बंदे को जज करते हैं, सो वो क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्रिटिकल थिंकिंग पे आता है। उसके बाद आता है कंट्रोल्ड थिंकिंग। कंट्रोल थिंकिंग में क्या आता है, रेगुलेटेड एंड डायरेक्टेड थ्रू प्रोसेस टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक गोल। जो हम किसी चीज पे कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा क्या है, जिस किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ और बिजनेसमैन बनना है, तो उसमें क्या होता है हमें कंट्रोल माइंड होना चाहिए, हमें पहले कंट्रोल माइंड सीखना है, कैसे हम करेंगे कंट्रोल अपने माइंड को। फॉर एग्जांपल रीजनिंग, हमारे पास रीजनिंग पावर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब वो बिहेवियर होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग कुछ करने मतलब कुछ नया करने की क्षमता होनी चाहिए, वो सोचने की क्षमता होनी चाहिए। बट इसके बाद क्या है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग हम उस रीजनिंग या लर्निंग को कहते हैं, थिंकिंग को कहते हैं। इंडक्शन इज अ वे, ये एक ऐसा वे है या जो हमें क्या देता है, एक स्टेटमेंट और जनरलाइजिंग ए रूल और प्रिंसिपल दैट इफ ए स्टेटमेंट और ए रूल इज ट्रू इन वन पर्टिकुलर केस इट विल बी ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट किसी एक डायरेक्शन में ट्रू होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रू होगा तो ये एक क्या करता है, हम ये कहते हैं एक सीरियल वाइज में, जैसे कि लाइक आयरन एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। आयरन एक्सपेंड होता है जब उसको हीट हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो वाटर आल्सो एक्सपेंड्स, वाटर भी एक्सपेंड करता है व्हेन हीटेड, वो भी जब हम हीट देते हैं वो भी हीट से क्या होता है एक्सपेंड। आयर आल्सो एक्सपेंड्स, जब उसको हम हीट देते हैं आयर भी। बट डिडक्टिव थिंकिंग में अपोजिट है, हम क्या करते हैं जैसे कि मैटर एक्सपेंड्स, मैटर जो है वो एक्सपेंड करता है व्हेन हीटेड, जब हम उसको क्या करते हैं हीट देते हैं। आयरन इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, आयरन किससे बना हुआ है, मैटर से, एंड दस एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, सो वो भी क्या करेगा, वो भी एक्सपेंड करेगा। इसमें जो पहला है इंडक्टिव, इसमें डिफरेंट थिंग्स आते हैं, पहला आयरन आया, फिर वाटर, फिर आयर। इसमें क्या होता है, ये जो आयरन है ये बना है मैटर से, सो इसमें क्या आता है, एक ही प्रोसेस है जो मतलब चलती है, पहले मैटर एक्सपेंड होता है उसके बाद आयरन। आयरन किससे बना हुआ है, मैटर से। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिससे ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, जिससे हम डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हैं, कम करते हैं। दैट अपियर्स टू इंटरफियर, जो हमें लगता है कि ये इंटरफियर करेगा, कोई चीज़ हमारे प्रोसेस में इंटरफियर कर गया, कोई हमारे प्रॉब्लम में इंटरफियर कर गया, विद द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स। या मतलब जब हम कोई गोल को अचीव करते हैं, जब हमें कुछ लगेगा कि कोई चीज़ हमारी प्रॉब्लम मतलब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें इंटरफियर कर रहा है, तो वो कब होता है, जब हम कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं, किसी गोल को भी। इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट इन स्पाइट ऑफ द इंटरफेरेंस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसीजर लगाते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट बनाते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बगैर। ये किसने थी, सिकमर ने। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन सा स्टेप आता है जो हमने पहले पढ़ा है। पहले हमें
पता होना चाहिए उस प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम अवेयरनेस। फिर वो प्रॉब्लम हमें समझनी है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, कलेक्शन ऑफ द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हमें इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी, उसके लिए हमें क्या करनी है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हमें हाइपोथेसिस बनाने, अपने मतलब ओपिनियंस उसमें डालने हैं पहले। फिर सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर सोल्यूशन, फिर उसके बाद जब हम करेंगे ट्राई, उसके बाद हमें प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है। बट उसके बाद क्या करें, वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सोल्यूशन। फिर जो हमने कंक्लूड किया है, रिजल्ट निकाला है, उसको हमें वेरीफाई करना है कि ये ठीक है या गलत। उसके बाद है लेवल्स ऑफ थिंकिंग, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, लेवल्स ऑफ थिंकिंग ये किसने दी थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो इसमें क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या आता है, पहला आता है क्रिएट, पहला हमें क्रिएट करना है, कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करनी है, फिर उसको इवाल्वेट करना है, उसको मतलब देखना है, उस पे हाइपोथेसिस डालने, उसके बाद एनालाइज करना है, एनालाइज अपने जो हमने प्रॉब्लम की है मतलब क्रिएट की है, उस पे क्या करना है, एनालाइज करना है, क्या मैंने ये ठीक किया, फिर उस पर अप्लाई करना है, फिर अपने मतलब जो रिजल्ट जो हमने निकाला उस पर पहले क्या करना है, अप्लाई, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंड करनी है वो प्रॉब्लम, उसके बाद रिमेंबर, फिर वो रिमेंबर करनी है। अगर वो ठीक मतलब थिंकिंग होगी तो उसके लिए क्या करना है, फिर वो रिमेंबर करनी है, अगर नहीं होगी तो वो नहीं करनी। तो पहले हमें क्रिएट करना है, फिर इवाल्वेट, फिर एनालाइज, फिर अप्लाई, फिर अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, ये 6 पॉइंट याद रखने। हाँ, इसके बाद है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में डिफरेंस है। एप्टीट्यूड हम बोलते हैं जब कोई इंसान एक प्रॉब्लम को जल्दी लर्न करता है, क्विकनेस के साथ। ये डिफरेंट हो सकता है किसी इंसान में, मतलब जल्दी वो उसका एप्टीट्यूड जल्दी हो सकता है, किसी इंसान में उसका एप्टीट्यूड स्लो हो सकता है। सो ये डिफर करता है, कोई इंसान जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई इंसान 1 मिनट में, कोई इंसान 2 मिनट में, कोई इंसान 3 मिनट में। सो ये वेरी करता है। सो इट इज द टाइम, कितना टाइम लगता है एक इंसान को लर्न करने में या अंडरस्टैंड करने में। सो ये नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल टैलेंट किसी के जब वो जिसके मतलब हम बोलते हैं कि ये इननेट, इसमें ये खुद ब खुद है, नेचुरली या एक्वायर, या उसने सीखा है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड। कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एप्टीट्यूड इज ए स्पेशल, एक स्पेशल एबिलिटी है, वायर इंटेलिजेंस इज ए जनरल एबिलिटी। देखो एप्टीट्यूड जो है ये एक स्पेशल एबिलिटी है एक इंसान में, बट इंटेलिजेंस ये जनरल, ये सब में होता है। देखो इंटेलिजेंस आप में भी है, मुझ में भी है, बट द एप्टीट्यूड आप कितनी तेज में ये लर्निंग करते हो, आप कितनी तेज में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। सो इट वेरीज। एप्टीट्यूड हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू लर्न फास्टर एंड अचीव सक्सेस। एक इंसान में क्या, अगर उसका एप्टीट्यूड तेज होगा तो उसका जो वो गोल है उसको अचीव करने में वो उसको फास्ट अचीव करेगा। एप्टीट्यूड इज डिराइव्ड फ्रॉम जनरल मेंटल एबिलिटी। ये डिराइव कहाँ से निकला है, जनरल मेंटल एबिलिटी से। एंड प्रिडिक्ट्स वनस पॉसिबल सक्सेस। और इससे हम क्या करेंगे, हम पहले से ही प्रिडिक्ट करेंगे कि इंसान अगर ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट होगा, उससे क्या होता है कि हम उसका एप्टीट्यूड भी देखते हैं कि इसका एप्टीट्यूड कितना है। सो एप्टीट्यूड से क्या करेंगे, इसका हम फ्यूचर मतलब देखते हैं कि ये क्या करेगा आगे, ये अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा इसका ये फ्यूचर। सो इससे हमें लगता है कि अगर इसका मतलब कि अगर इंसान अच्छा पढ़ता होगा तो हम देखते हैं कि हाँ इसकी लाइफ में कुछ होने वाला है, ये अच्छा ही करेगा। सो फेलियर इन ए वोकेशन मतलब सक्सेस, अगर इसका एप्टीट्यूड कम होगा तो हम बोलते हैं कि ये फेल होगा अपनी गोल में। एंड एप्टीट्यूड इज ए इनबॉर्न एबिलिटी टू डू ए सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। एप्टीट्यूड क्या है, ये इनबॉर्न है। सो ये इननेट है, इननेट प्रोसेस, जिससे क्या इंसान एक वर्क को सॉल्व करता है। एप्टीट्यूड में भी फिजिकल और मेंटल, ये फिजिकल भी हो सकता है या मेंटल भी हो सकता है। मेंटली मतलब माइंड, या फिजिकली जो हम फिजिकल काम करते हैं। एप्टीट्यूड कैन बी वेरी हेल्पफुल इन चूजिंग एन एक्टिविटी। देखो अगर किसी का एप्टीट्यूड तेज है तो वो जल्दी से क्या अपना जो वो गोल है वो अचीव करता है। सो वो चूज करता है जल्दी से वो एक्टिविटी इन विच वी विद टू बी सक्सेसफुल और एंजॉय। सो उसके बाद क्या करता है, वो सक्सेसफुल होता है और एंजॉय करता है। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, पहला है मैनुअल। मैनुअल में क्या है, मैनुअल में है इट इंडिकेट्स द मोटर और सिकल्स रिक्वायर एंड सॉल्व सिकल ऑक्यूपेशन। इसमें क्या है, इसमें एक मोटर और सिकल्स है। मोटर मतलब अगर एक इंसान उसके पास मोटर सिकल्स है, जैसे कि वो अपने हाथों से कुछ बनाता है, या उसके पास सिकल है कुछ जिससे वो कुछ चीज ये बिल्ड करता है। सो वो सॉल्व या एंड सॉल्व सिकल ऑक्यूपेशन। सो उससे क्या होता है, वो सॉल्व करता है हर कोई
प्रॉब्लम को। सो ये उसके बाद है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। मैकेनिकल एप्टीट्यूड में आता है कि इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मैकेनिकल रिलेशनशिप एंड अरेंजमेंट। इसमें क्या आता है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम बाय मैकेनिकल रिलेशनशिप, मैकेनिकल रिलेशन से एंड अरेंजमेंट, उसको क्या करते हैं फिर अरेंजमेंट। सो इसके बाद है क्लरिकल एप्टीट्यूड। इट इंडिकेट्स परसेप्चुअल एंड इंटरेक्चुअल एबिलिटी, मेंटल एंड मोटर स्किल। इसमें एक स्पेसिफिक स्किल्स इंडिकेट करता है, जैसे परसेप्चुअल एंड इंटरेक्चुअल एबिलिटीज, मतलब हमारे माइंड की एबिलिटीज क्या है, मतलब हम कैसे, जो हमारी मोटर स्किल्स वो कैसे। सो ये क्लरिकल में आता है। सो इसका जो लास्ट टॉपिक है, जो टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड है, एक तो है जनरल लर्निंग एप्टीट्यूड, दूसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तीसरा है इंडक्टिव रीजनिंग एप्टीट्यूड, चौथा है फिंगर डेक्स्टरेटरी डेक्स्टरेटरी एप्टीट्यूड। डेक्स्टरेटरी हम बोलते हैं सिकल को, सिकल जो भी सिकल है वो एप्टीट्यूड। नंबर सिकल एप्टीट्यूड है। इसके बाद लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड है, मैकेनिकल कंप्रहेंशन, विजुअल मेमोरी है, या विजुअल परस्यूट है। जो ये है लाइन ट्रेसिंग, जो जिसको हम लाइन ट्रेसिंग कहते हैं। सो अगर इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमने 6 वाला चैप्टर जो बड़ा था, कॉग्निटिव प्रोसेस ख़त्म किया है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे तो हम ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।